नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं सवाल आपका। आज हम बात करेंगे हरियाणा में पंचायत चुनाव जो अभी तक होने की स्थिति में दिखाई नहीं देते हैं, उसके बारे में, और एलनाबाद के उपचुनाव के बारे में। हो जाने चाहिए थे, तारीखें आ जानी चाहिए थी, लेकिन बहुत सारे तकनीकी कारण होते हैं जिनकी वजह से चुनाव नहीं हो रहे हैं। पहले कहा गया कोरोना काल है और कोरोना की वजह से पंचायत चुनाव हरियाणा में नहीं करवाए जाएंगे और इसमें थोड़ा सा हम रोक करके चुनाव करवाएंगे। लेकिन कोरोना काल के दौरान बड़ौदा का उपचुनाव भी हुआ। इस बात का जिक्र अब विपक्ष करने लगा है। और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के उपचुनाव हो रहे हैं, वो भी कोरोना काल में है। और इससे पहले पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव हो गए, वो भी कोरोना काल में। तो हरियाणा में पंचायत चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव हो गए, वो भी कोरोना काल में। तो हरियाणा में क्या समस्या है और हरियाणा क्यों नहीं, हरियाणा के जो पंचायत चुनाव है वो क्यों नहीं हो सकते? अब ये सवाल जो है विपक्ष की तरफ से उठाए जाने लगे हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे कि विकास के राह में और इंतजार में जो बैठे हैं पंचायतें, ग्राम पंचायतें, वो जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक वो सिरे नहीं चढ़ेंगे। तमाम चीजें हैं, जो बजट पास करने की बात है या गांव के बारे में सोचने की बात है, कहाँ क्या काम किया जाना है उसके बारे में सोचने की बात है, तो उसमें अब ग्राम पंचायत जब तक नहीं चुनी जाएगी तब तक वो काम लटके रहेंगे। तो ऐसे में ग्राम पंचायत और गांव के विकास में कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव एक रुकावट तो नहीं बन गया है? इसी सवाल के साथ आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो नेता प्रतिपक्ष है सदन में। उन्होंने पंचायत चुनावों को लेकर और उपचुनाव को लेकर जो बात कही है, पहले वो आप सुनिए। उसके बाद हम वो सवाल भी जो खबर फास्ट उठा रहा है वो भी आपको बताएंगे और आप लोगों के सवाल भी लेंगे। पहले ये बयान आप सुने विपक्ष के नेता का। तो चलिए, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान वो हम आपको सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। सरकार की मंशा को लेकर भी उन्होंने बात रखी। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। पंचायतों के चुनाव से भी बच रही है, विधानसभा के चुनाव इस बहाने से पंचायत के चुनाव भी गए। जो ये कह रहे थे हम इस महीने में कर देंगे, इसमें उसमें हो जाएंगे, इसी में है। कोविड में ही बड़ौदा का कैसे हो गया बाई इलेक्शन, और कॉरपोरेशन का सोनीपत का कैसे हो गया, और कॉरपोरेशन का आपका पंचकुला कैसे हो गया। तो ये सवाल अब नेता प्रतिपक्ष उठा रहे हैं। इन सवालों का जवाब किस तरीके से आएगा वो भी देखना होगा, और वजह आखिर क्या है इसको भी जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं जो आज के इस खास कार्यक्रम के लिए और इस जरिए हम उठा रहे हैं खबर फास्ट के सवाल कि हरियाणा में पंचायत चुनावों में आकर देरी क्यों हो रही है? क्या हरियाणा सरकार जो है वो पंचायत चुनावों के लिए अभी तैयार नहीं है? कोविड प्रोटोकॉल की बात हो या और दूसरी वजह हो, और पंचायतों की विकास यात्रा कब बहाल होगी, ये बड़ा सवाल है। और विपक्ष ने अब क्यों उठाई उपचुनाव और पंचायत चुनाव की मांग? क्या विपक्ष एक मौके के तलाश में है कि कहीं ना कहीं एक मौका मिले जिसमें सरकार को वो घेरने की कोशिश कर सकें? तो ये तमाम सवाल, इसके अलावा आप लोगों की राय, आप लोगों के सवाल आमंत्रित है। हमारे टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फोन करें, अपनी बात जरूर रखें, सवाल उठाएं, और पंचायत चुनाव ना होने की वजह से किस तरीके की समस्याएं पंचायत में आ रही हैं, गांव के लोगों को आ रही हैं, और कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो आखिर जिन पर रुकावट एक किस्म से लग जाती है। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एक पैनल जो है वो जुड़ेगा, जिसमें हम सवाल भी पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि परिस्थितियां आखिर क्यों नहीं बन पा रही हैं जिसमें चुनाव हो सके। भाग सिंह दमदमा है हमारे साथ जननायक जनता पार्टी से, और रमेश बामल कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ। आप दोनों का स्वागत है सर। सबसे पहले भाग सिंह जी, आप ही बता दीजिए कि पंचायत चुनावों में आखिर ये देरी हो क्यों रही है और किन वजहों से ये हम परिस्थितियां देख रहे हैं। हुड्डा साहब भी ने भी जो जिक्र किया कि बड़ौदा उपचुनाव हो गया और कॉरपोरेशन के चुनाव हो गए, सोनीपत के कॉरपोरेशन के चुनाव हो गए, तो इन परिस्थितियों के बीच पंचायत चुनाव भी हो ही सकते थे। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, आपने समय दिया। जी देखिए सर। अरुण जी, सबसे बड़ी बात है कि एक व्यवस्था और हर राज्य की एक अपनी जिम्मेवारी है कि जब प्रदेश के अंदर मैंडेट दिया है तो अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन किया जाए। हाँ। उसी तहत अमेंडमेंट्स होती रहती है। जिस प्रकार पंचायती राज के अंदर अमेंडमेंट्स हुई, जिस प्रकार 50% महिलाओं की भागीदारी दी गई है हरियाणा के अंदर कि पंचायती चुनाव में जो महिलाओं को पीछे छोड़ा जाता था, महिलाओं की सुनवाई कम थी या मजबूरीवश महिलाओं को चुनाव लड़वाया जाता था, उस प्रथा को रोकते हुए 50% की हिस्सेदारी महिलाओं को देने का काम किया।
और एक वंचित वर्ग है, जिस प्रकार से बीसीए एक वंचित वर्ग रहा है, और अगर उनको भी 8% के करीब हिस्सेदारी देने की बात की गई, तो कई साथियों को ये शायद ये किसी प्रकार से सही लगा या नहीं लगा, मैं उसके ऊपर कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन वो माननीय न्यायालय के अंदर गए और माननीय न्यायालय के अंदर ये मामला है। पिछली डेट के ऊपर भी एक ही बात आई थी कि जो अमेंडमेंट्स की हैं इनको रोक कर अगर चुनाव की, तो ये सरकार का पूरी तरह से फोकस है कि हर वर्ग को उसकी हिस्सेदारी इस पंचायती राज के अंदर मिले, हर वर्ग के नुमाइंदे चुनकर आए, ताकि हर वर्ग का सर्वांगीण और संपूर्ण विकास हो सके। तो इसी तरह में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि जल्दी इस पर फैसला होगा, और जैसे ही कोर्ट का निर्णय आता है वैसे ही पंचायती चुनाव का प्रदेश के अंदर बिगुल बज जाएगा, और बहुत जल्दी पंचायती राज के चुनाव प्रदेश के अंदर होने जा रहे हैं। ठीक है रमेश बामल, जब परिस्थितियां कोर्ट के विचाराधीन हैं तो हुड्डा साहब जो बात कह रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इसमें जल्दबाजी होगी? इंतजार तो कर ही लेना चाहिए, जब इतना समय निकल गया तो थोड़ा बहुत और सही। ऐसे है कि अब जो हालात है ना, स्थिति है आज जो भारतीय जनता पार्टी की या जेजेपी की जो आज स्थिति है हरियाणा के अंदर, हाँ, एक्चुअली इनके लिए ना डंडे लेके खड़े हैं जो किसानों के साथ इन्होंने बेइंसाफी की है। इसका कारण ये है कि आज जो देश है ना, देश में आज बेरोजगारी और पेपर लीक होना, कोई भर्तियां नहीं होनी, अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो गया है, और जो बेरोजगारी हरियाणा जो टॉप में आ गया 35.7 है। तो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी दुष्यंत चौटाला जी इसकी जो रिपोर्ट है इसी पे उंगली उठा देते हैं। तो मैं तो साफ बात करता हूं कि आपने 7 साल में क्या किया। कभी बयान दे देते हैं कि हमने 80,000 से ज्यादा नौकरियां दी, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं करते कि उन्होंने कौन सी नौकरियां दी, कौन सी, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं उनकी हैं, कौन सी नौकरियां दी इन्होंने। आप देखिए इसमें से 17-18 तो जो भर्तियां हैं जिसमें नकल हुई है, उसमें से 7 नहीं, हम पंचायत चुनाव की बात कर, पंचायत चुनाव की रमेश जी, बाद में कह दिया जी हमारी पॉलिसी गलती इसलिए हम कैंसिल कर रहे हैं, तो ये भर्तियां हम पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं रमेश जी, हम पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं। भर्तियों के बारे में भी जब कभी विषय होगा तो हम जरूर आपको आमंत्रित करेंगे, ऐसा कोई इसमें समस्या नहीं। आज जो हरियाणा की जनता है, इनको पता है हरियाणा की जनता जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं। बंगाल में नहीं हुए थे क्या ये नगर पालिका के चुनाव? नहीं हुए थे? नहीं, वो तो देखिए आप जो बात कर रहे हैं, जो पॉइंट आप उठा रहे हैं, आप जो पॉइंट उठा रहे हैं वो बता रहे हैं ना, वो उसमें तो क्या है कि महिलाओं के लिए 50% के आरक्षण की जब बात करी है उन्होंने, अमेंडमेंट हुआ है तो कोर्ट में मामला चला गया है। तो अब जब तक वहां से चीजें क्लियर नहीं हो जाती हैं तो आगे जब तक परिस्थितियां नहीं बढ़ पाएंगी, और सरकार कोशिश कर ही रही है कि परिस्थितियां आगे बढ़े। अरुण जी, मैं एक बात कहता हूं, क्या माननीय हाईकोर्ट ने स्टे किया इसके ऊपर? कोई स्टे नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि हम स्वागत करते हैं 50% की जो रिजर्वेशन दी है वुमेन का, उसका स्वागत किया हमने। लेकिन मैं अगली कंडीशन ये कहता हूं कि उन पे प्रतिबंध क्यों लगा दिया कि आप जो बाकी 50% में उसमें इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मान लिया मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरा गांव मान लिया उसमें रिजर्वेशन में नहीं आता और मेरी वाइफ इलेक्शन लड़ना चाहती, तो उसके ऊपर प्रतिबंध क्यों? तो इस तरह का जो प्रतिबंध है, इस तरह की जो पॉलिसी बनाते हैं, बाद में वो अदालत में जाने वाली है क्यों करते हैं? हाँ, ये सवाल है, ओपन क्यों नहीं करते? ये है पॉइंट, ये वैलिड पॉइंट है। भाग सिंह जी, इस पर आपका जवाब। जी, रमेश बामल जी बड़े भाई हैं मेरे, और हाई कोर्ट में बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं, और इनकी जानकारी में सारा मामला है, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। भाग सिंह जी का मैं भी स्वागत करता हूँ, बहुत सुलझे हुए इंसान है। अरुण जी मैं 1 मिनट लूंगा। भाग सिंह जी बहुत ही सुलझे हुए, बहुत अच्छे इंसान, टू दी पॉइंट बात करते हैं, किसी के ऊपर गलत। ये ऐतिहासिक है, इस कार्यक्रम में, इस चर्चा में ऐतिहासिक है। आप दोनों ही अलग अलग पार्टी की, और ये अच्छी बात भी है। और देखिए ये अच्छी बात भी है कि जब आप एक दूसरे का सम्मान उस तरीके से करते हैं तो मुझे लगता है कि चर्चा जो वो अपने आप में सार्थक हो जाती है। तो यही पॉइंट उन्होंने रमेश जी ने बहुत सही उठाया। भाग सिंह जी, मैं चाहता हूँ उस पॉइंट पर आपकी तरफ से मैं इसी कह रहा हूँ अरुण जी, मैं स्टार्टिंग में कहा था कि जब बामल साहब बैठे हैं तो बुद्धिजीवी साथी हैं मेरे, और माननीय न्यायालय के अंदर बहस भी करते हैं। हम एक प्रथा तोड़ने के अंदर चले हैं कि प्रदेश के अंदर एक प्रथा तोड़ी जाए कि चाहे वो पुरुष
महत्व वाली पुरुष प्रधान हो या महिला प्रधान हो, उस बात को तोड़ने के लिए आए। ये कानून तो चल ही रहा था कि हाँ। पुरुष चुनाव ज्यादा से ज्यादा लड़ सकते थे, महिलाएं 33% थी, लेकिन आज क्या बात किया कि जब बराबरी का दर्जा देने की बात आई, दोनों के अधिकारों का हनन ना हो, दोनों के अधिकारों को पूरी तरह से लिया गया। 50% में महिलाएं और 50 में पुरुष। आज तक क्या होता है अरुण जी कि जहां कहीं भी रिजर्व सीट आ जाती थी, और अमूमन क्या है कि पुरुष वहां पर आज तक हमेशा चुनाव की तैयारी में रहते थे, लेकिन जब रिजर्व आती थी तो महिलाएं को, घर की महिलाओं को राजनीति के अंदर ले आया जाता था, उन्हें वहां पर चुनाव लड़वाया जाता था। हाँ। लेकिन ये एक खुली छूट दी जा रही है कि महिलाओं को 50% हिस्सेदारी देनी है, महिलाएं मजबूरी में ना आए, महिलाएं प्रदेश के लोगों की समस्या उठाएं, सदन में आए, पंचायती राज में आए, जिला परिषद में आए, ब्लॉक समिति में आए। वो एक ठीक जो है। सबसे छोटी इकाई है, हाँ। जब जब पुरुष 50% में और महिला 50% में है, हाँ। फिर आप कल को कहेंगे कि ये पुरुषों के साथ अन्याय है। मान लीजिए 50% में तो महिलाओं की जगह पुरुष खड़ा ही नहीं हो सकता, हाँ। और 50 में महिलाएं भी खड़ी हो सकती हैं, तो आप पुरुषों की भागीदारी, मैं कहता हूं कि सिर्फ 10 और 15% रह जाएगी अरुण जी, नहीं, और ये ये अच्छा, भी इसमें एक लोकतंत्र के पॉइंट लिए है। अच्छा संकेत देखिए नहीं है। बस, देखिए वैसे सरकार ये नियम को बना चुकी है, लेकिन इसमें एक पॉइंट, जब चर्चा हो रही है तो इसमें पॉइंट ये, आप कह रहे हैं कि ठीक है 50% आपने महिलाओं के लिए फिक्स कर दिया, तो बाकी 50 ताकि पुरुषों के साथ अन्याय ना हो, उनको भी वहां पर, इसलिए कि वहां महिलाएं अपने बराबरी का 50% कोटे में ही लड़े, है ना। अब लेकिन बात, अब आप उसे डिसाइड कर देंगे कि ये फला फला 50% सीटें जो हैं वो रिजर्व हो गई महिलाओं के लिए, बाकी की जो बची पंचायतें हैं या जो सीट्स हैं, वहां पर परिस्थितियां अगर महिला प्रतिनिधि के चुनने की हो, और वहां पर लोग ज्यादा चाहें कि भाई महिला प्रत्याशी जो है वो ज्यादा मजबूत है, तो मजबूरी में किसी पुरुष प्रत्याशी को चुनना पड़े लोगों को, तो ये भी तो सही नहीं होगा ना। इसको क्यों नहीं ओपन रख दिया गया? इसमें पॉलिटिकल पार्टीज अपने तरीके से 50% महिलाओं को ही दे दें, वो देती नहीं है अरुण जी पार्टी। फर्क है, अरुण जी फर्क है। आज से पहले होता है, जहां पुरुष को चुनना होता था, लोगों का मन पुरुष को होता था, हाँ। जब वहां पे महिलाओं की रिजर्वेशन आ जाती थी, तो महिला भी परिवार से चुनाव लड़ती थी, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि जब जहां पे जिसको, और ये भी नहीं है कि पिक एंड चूज नहीं है कि जिस पंचायत को चाहा उसको महिला कर दिया, जिसको हाँ। चाहा उसको पुरुष कर दिया। एक नियम है उसके अंदर भी, और वो नियम एकदम ट्रांसपेरेंसी के अंदर है। ऑड इवन ले लीजिए, हाँ। एक या दो से भाग लेने वाली ले लीजिए, हाँ। अल्फाबेट डिस्ट्रिक्ट के अंदर या ब्लॉक के अंदर अल्फाबेट्स के हिसाब से एक प्रारूप है उसका, नहीं, जिसको वो टेक्निकल है, कोई वो भी पूरा टेक्निकल है, ट्रांसपेरेंसी के अंदर वो होगा सारा। टेक्निकल है, वो सही बात है कि ट्रांसपेरेंसी उसमें आ जाएगी, लेकिन वो हाँ। टेक्निकल, आप देखिए वो ऑटोमेटिक है, पूरा का पूरा टेक्निकल है। जैसे आप बता रहे हैं कि वो अल्फाबेटिकली जी। है, उसमें अल्फाबेटिकली किसी में ए से कोई शुरू हो रहा है, तो उसमें जी। कोई आप कहेंगे कि भाई ये महिला के लिए रिजर्व, लेकिन वहां जी, पर पुरुष, अगर पुरुषों की वहां पर ज्यादा जरूरत है और पुरुषों की जरूरत है ज्यादा, पुरुष कोई प्रतिनिधि ज्यादा वहां पर लड़ सकता है, सक्षम है, तो वहां पर, अच्छा दूसरा बी पर आप आ जाइए, तो वहां पर महिलाएं ज्यादा हैं। कमजोर समझते नहीं हैं। नहीं नहीं, मैं वहां पर अरुण जी, महिलाएं ज्यादा अरुण जी, है, आप मैं बी महिलाओं पर को भी आ भी रहा हूँ, कमजोर- मैं ऐसा सिर्फ कोई ए पर फील्ड नहीं नहीं है हूँ जहां सर, पे मैं महिला ए पर चुनाव नहीं नहीं हूँ, लड़ नहीं नहीं, सकती। मैं सिर्फ ए पर नहीं, मैं बी पर भी आ रहा हूँ। जहां पर आपने पुरुषों के लिए फिक्स कर दिया कि भाई बी सीट पर तो पुरुष ही जाएगा, वहां महिला जा नहीं सकती, ए पर महिला हो गई है, वहां महिलाएं ज्यादा हैं उस गांव में, है ना, तो दिक्कत तो आएगी ना, महिलाओं की आवाज उठाने के लिए महिला प्रतिनिधि हो। साहब साहब पूरे देश के आंकड़े आपके पास हैं, सिर्फ कोई 1 या 2% गांव होगा जहां पे इनकी संख्या में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। क्या रेशो हो सकती है? आप मानिए कि पुरुष और महिलाओं की 40-60, 45-55 ये रेशो है। हाँ। कहीं हाँ। ऐसी रेशो नहीं है कि पुरुष पुरुष वहां पे 80% है और हाँ। 20% महिलाएं हैं। ऐसी रेशो तो हिंदुस्तान में, हरियाणा में तो मैं आपको ऑन रोल कह सकता हूं कि ऐसी कहीं स्थिति नहीं है। कहीं 5% ऊपर, कहीं हाँ। 5% नीचे, और हर सीट के ऊपर पुरुष भी सक्षम है लड़ने में, और बिल्कुल आज के सही बात डेट है। में महिला भी, हमारी बहनें और माताएं भी सक्षम है। आप मुझे एक गांव का नाम ले दीजिए जहां पर महिला सक्षम नहीं है लड़ने के नहीं लिए, नहीं, मैं बिल्कुल, आपको नेक्स्ट डिबेट में उस गांव के कैंडिडेट तक लाकर दे दूंगा ये कि इस गांव में ये लोग चुनाव लड़ेंगे। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं फिक्स कर देने में थोड़ा सा सवाल जो रमेश जी उठा रहे हैं, मैं रमेश जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय शास्त्री। संजय जी, आप जुड़ गए हैं, अपनी बात आप रख सकते हैं, कार्यक्रम में आप जुड़ गए हैं। हाँ जी सर, नमस्कार जी। जी नमस्कार, नमस्कार, बताएं। मैं बात अपनी ये रखना चाहता हूँ सर जी। इस सरकार के प्रति। ये सरकार जो है ना, आम जनता की बातों से काफी ऊंचे उठ चुकी है, और ये तो किसी का कुछ भी नहीं सुनना चाहती। कैसे लगा आपको ऐसा? जमीनी स्तर पे सर कोई भी कार्य नहीं हो रहे हैं। कौन सा? जहाँ जिस चीज की जरूरत है वो तो नहीं हो रही, उसके अलावा और दूसरी चीजें हो रही हैं। आप कोई कार्य के एग्जांपल दे सकते, हैं। कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि जो आपके आसपास कार्य कोई ना हुआ हो, जो रुका हुआ हो?
हाँ बिल्कुल सर। जैसे कि? अब जैसे हमारे करनाल में देख लो सर, हाँ। एक एक कॉलोनी ऐसी ऐसी है कि जहाँ 4-4 बार 3-3 बार जो है ना सड़कें बन चुकी हैं, अच्छा। और एक एक कॉलोनी ऐसी है जहाँ पानी भरा रहता है 4-4 फुट, उनको हाँ। कोई देखने वाला भी नहीं है। और जैसे एक नरकों जैसा नरक होता है, जैसे वैसा हालात वहाँ लोगों चलिए, के हो रहे हैं। ये पॉइंट आपका है, इस पर हम बात कर लेंगे। भाग सिंह जी से मैं जवाब इस पर लूंगा, लेकिन उससे पहले रमेश बामल, जिस पॉइंट पर अभी हम बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये बाकायदा बराबरी लाने के लिए और बराबरी करने के लिए ये नियम बनाया गया है, जिसका जिक्र आपने पिछले पॉइंट में किया था। रमेश जी। अरुण जी, ब्रदर, बिल्कुल एक लॉजिकल बात करता हूँ हम्म। कि एक गांव के अंदर एक वुमेन है जो सोशली बहुत एक्टिव है और काम करती है, जी। लेकिन वो सीट जो है वो पुरुषों के लिए आरक्षित होगी। हाँ। तो वो महिला क्या करेगी बेचारी? क्या वो 5 साल तक इंतजार करेगी इस चीज का? उसके ऊपर क्यों बैन है इस चीज का? आपने उसके अधिकारों का हनन किया। क्या ये इनडिस्क्रिमिनेटरी चीज नहीं है उसके प्रति? हम प्रैक्टिकल लीगल बात करते हैं, हम स्वागत करते हैं कि आपने 30-35 से ले जाके महिलाओं को 50% की भागीदारी दे दी, स्वागत किया हमने। लेकिन अगली जो बात की आपने कार्रवाई, उनको बैन लगा दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप सिर्फ यहाँ तक रहेंगे, आप इससे बाहर नहीं जा सकते। अब ऐसे पुरुष को भी, मेरे भाई, बड़े भाई, पुरुष को भी रिस्ट्रिक्टेड किया गया। अच्छी वर्कर्स हैं, काम करना चाहती हैं, वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन वो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकती। तो ये एक किस्म का उनके अधिकारों का हनन है, इस तरह की पॉलिसी लिहाज। और रही बात कोरोना वायरस में तो देखो अरुण जी, कितने इलेक्शन हुए हैं, कितनी लंबी लिस्ट ले लो आप, हर जगह, यूपी में, बंगाल में, पंचकुला में, ठीक है, सोनीपत में, हर जगह हुए हैं, बड़ौदा उपचुनाव हुआ। तो फिर यहाँ ऐसी दिक्कत क्यों है? तो दो सवाल मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ। हाँ। कि कोरोना तो अब इतना नहीं है कि जितना पहले था, फिर भी इलेक्शन हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप जानबूझ के अवॉइड करते हो। दूसरा ये कि आपने महिलाओं के जो अधिकारों का हनन किया, उसको हम कंडेम करते हैं। अरुण जी, छोटी सी बात है। चलिए, इस पॉइंट पर भाग सिंह जी आपका कमेंट, लेकिन उससे पहले एक दर्शक जुड़ गए रणबीर रोहतक से। रणबीर, आप जुड़ गए, अपनी बात रख सकते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए, बंगाल में इलेक्शन हुए, यूपी में भी इलेक्शन हुए, उस टाइम पे कोरोना काल बहुत भारी फैला हुआ था, लेकिन आज कोरोना इतना नहीं है कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। आज हमारे गांव में सरपंचों के पास कोई ग्रांट नहीं है, और जो हमारे पार्षद बने हुए हैं, हाँ, उनको हम काम के लिए तो बोलते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास कोई ग्रांट ही नहीं है सरकार की तरफ से। हमारी गलियां टूटी पड़ी हैं, पानी हमारा 6-7 दिन में आता है, जबकि हम नगर निगम में आते हैं। दूसरा बात, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नगर निगम में कोई फैसिलिटी हुए बगैर 4 साल पीछे तक के बिल भेज दिए गवर्नमेंट ने। ये क्या कर रही है? जनता को लूटने का काम कर रही है क्या गवर्नमेंट? चलिए ठीक है, आपका सवाल रजिस्टर्ड हो गया है रणबीर जी, बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ। भाग सिंह जी, 2 दर्शक आप जुड़े, दोनों के सवाल पहले आप ले लीजिए, उनके जवाब आप दे दीजिए, फिर मेरा सवाल। और जो रमेश जी ने भी उठाया, बड़ा वाजिब पॉइंट उन्होंने उठा दिया, जो मैं दरअसल कहना चाह रहा था, उन्होंने और स्पष्ट उसको कर दिया। भाग सिंह जी। देखिए, अभी रणबीर जी ने एक बात कही कि सरपंचेज नहीं है, काम प्रभावित हो रहा है। देखिए, वो नगर निगम में है, और मैं कहता हूँ कि नगर निगम में इस समय कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि काम अपनी स्पीड से सभी पार्षद या लगे हुए हैं, क्योंकि चुनाव पंचायती राज का पेंडिंग है। और पंचायती राज के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डी प्लान का पैसा है। मैं पंचकुला से मैं बताता हूँ कि डी प्लान की लिस्टें बन रही हैं। बीडीपीओ और सीओ जिला परिषद इस समय सारी व्यवस्था को देख रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी वहां पे एसडीएम हो, और जो लोगों के काम हैं, लोगों के जो काम जा रहे हैं, चाहे वो गलियां हैं, आज भी कई गांव में आप देख सकते हैं काम। हाँ, स्पीड में थोड़ा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि नुमाइंदा एक गांव में जब होता है तो वो और काम को बड़ी स्पीड से, लेकिन मेरा ख्याल है कि जहां तक जो सरपंचेस थे वो पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं सरकार का, और वो जो काम है अपने पेंडिंग थे काम, वो पेंडिंग काम बीडीपीओ, जेईस और सेक्रेटरी के माध्यम से उन कामों को करवाया जा रहा है। मेरे वार्ड के अंदर खुद मैं पार्षद हूं, अभी मैं भी पार्षद हूँ, जिला पार्षद हूँ मैं, और मेरे वार्ड में भी 1-2 पंचायतों के अंदर 2-4 पंचायतें ऐसी हैं जिनके अंदर जो काम अभी दिए गए थे वो काम चल रहे हैं। और हाँ, मैं जरूर कहता हूँ कि फर्क पड़ता है और चुनाव जल्दी होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार शास्त्री जी ने भी कहा था कि करनाल के अंदर में उनकी बात भी रह जाएगी, शास्त्री जी ने करनाल से बात की
देखिए साहब के प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा काम चला था अवैध कॉलोनीज। हाँ जिन कॉलोनियों में इन्होंने कहा 3-4 बन चुकी हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार रिकॉर्ड में वैध है। प्रॉपर्टी डीलर का क्या काम है कि कॉलोनी काट देते हैं और उसके बाद जनता से पैसा लेकर वहां से चले जाते हैं। मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने अभी ये मीटिंग में तय किया है कि जो प्रदेश की इरेगुलर कॉलोनियां थी उनको पक्का भी किया जाएगा और ठीक उनके है अंदर जो ठीक लोग है रह रहे हैं, जिन्होंने अपने मकान बना दिए, अगले प्लानिंग में उनके लिए ग्रांट भी जारी होगी और उनकी गलियां, सड़कें, पानी और बिजली की पूरी तरह से व्यवस्था की जाएगी। ये अभी पिछले आपने चलिए बयान भी सुना, ठीक है। मीटिंग के अंदर ये डिसाइड भी हुआ है। अब और पॉइंट एक सब अभी हाँ बात आई थी जी जी, मैं सवाल रमेश बामल जी मेरे मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ भाग सिंह जी, उसके साथ ही आप एड ऑन करके बता दीजिएगा। अभी ठीक है, वो अब जो भी नियम है उस नियम के साथ कोर्ट में मामला जा गया है, वहां से चीजें निकल करके आएंगी, लेकिन क्या इसे और आसान इस तरीके से नहीं किया जा सकता कि राजनीतिक दल अपने स्तर पर जितनी भी कुल मिलाकर सीटें उसमें 50% महिलाओं को वो अभी दे दें, ठीक है, कोर्ट से जब होगा तब होगा और उस हिसाब से चुनाव करवा दिए जाएं, उसमें 50% आरक्षण की भी बात आ गई है और सीधे तौर पर उसमें मंशा भी दिखाई दे जाती है कि हम देना चाहते हैं। आज तक का अरुण जी इतिहास है, मैं आपको बता दूं कि पंचायती राज के अंदर कोई भी चुनाव कांग्रेस, जेजेपी या बीजेपी या एनएलडी या और पार्टी चाहे बीएसपी को इस बेस पे नहीं लड़ेंगे और ना ही सरपंच लेवल पर और ब्लॉक समिति लेवल पर टिकटें दी जाती हैं कि राजनीतिक दल एक नुमाइंदे। जब पंचायती चुनाव होता है तो गांव के लोग ही उसमें खड़े होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि एक की पर्टिकुलर किसी पार्टी से जुड़ा होता है जबकि दूसरे लोग उसको वोट डालते हैं जो दूसरी पार्टी से भी संबंधित हैं। तो ये टिकट देने वाला यहाँ मसला ही नहीं है। यदि टिकट देंगे तो एक ही चुनाव लड़ेगा, लेकिन ये पंचायती राज का चुनाव, बामन साहब भी इस बात से सहमत होंगे कि ना तो कभी कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी, ना कभी भाजपा ने और ना कभी हमारा जैसे ये पहला चुनाव आएगा और ना हम सरपंच लेवल पे टिकट देने के पक्षधर हैं। हाँ, जिला परिषद चुनाव के अंदर पार्टियां समर्थित उम्मीदवार उतारती हैं ठीक जिनमें है हमेशा उम्मीद होती है कि एक ही कैंडिडेट आता है। हाँ ब्लॉक समिति और सरपंच में राजनीतिक दलों के बस की बात नहीं, जब तक नियम नहीं बनेगा। और जैसे कहा है कि चल ठीक है 50% के बाद बहनों के साथ अन्याय ना हो जाए, मेरे बामल साहब ने कहा है। बामल हाँ साहब, अगर 50% के बाद है तो अन्याय तो पुरुषों के साथ भी होगा। यदि मैं आपकी थ्योरी पे बात करूं, अन्याय तो पुरुषों के साथ भी आप मानिए ना कि 50% के बाद वो महिलाओं में क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते जाके, वो काबिल भी है, सब कुछ है। लेकिन जब एक बराबरी की व्यवस्था देने की बात आती है, बराबरी का दर्जा देने की बात आती है, तो कई जगह कानून बनाने पड़ते हैं और कानून उस व्यवस्था को चलाने के लिए बनाने पड़ते हैं जिसके लिए बराबरी का दर्जा देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध। चलिए हम रमेश जी से सवाल लें, उनका रिएक्शन लें, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं चरखी दादरी से, रामफल जी आप जुड़ गए हैं, अपनी बात रख सकते हैं। सर बात यह है कि सर यानी सरकार ने यानी जन फरवरी कराने लगी थी, डेट पे डेट दे रही है, लोग परेशान कर रखे हैं। सरकार की मंशा क्या है? नहीं, वही काफ़ी देर से वही चर्चा हम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को लेकर एक नियम वो ला रहे हैं, कोर्ट में उसे चैलेंज है और उसी पर बात चल रही है। जैसे ही वहाँ से सॉर्ट आउट चीज़ें हो जाएंगी तो चुनाव भी करवा देंगे और इसका आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द अब होंगे चुनाव। सर बात यह है कि सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। हाँ, ये भी बात है, ये भी पॉइंट है भाग सिंह जी, इसी पर मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन रमेश जी उससे पहले आप बोले। जो भाग सिंह जी ने बात की है ब्रदर के, जो इलेक्शन के टिकट कभी ना कांग्रेस ने दी ना बीजेपी ने दी, वो क्वेश्चन तो भाजपा ने खत्म कर दिया, क्योंकि इन्होंने कहा कि भी हम जो टिकट है इसकी जो टिकट देंगे पंचायती चुनाव में, ये इन्होंने क्लियर कर दिया था। और इससे पहले इन्होंने जितने इलेक्शन है, चाहे वो कोई भी इलेक्शन है, सारे जो पंचायती इसके नगर पालिका के हैं, हाँ, हाँ। ये सभी नहीं, मैं पंचायती राज की बात हो रही है बामन साहब, पंचायती राज सिर्फ सारे आ पंचायती गए राज इसमें ना, नगर पालिका की भी आ गई। सर आज पंचायती राज की बात है, मैं पंचायती राज पे कहूंगा, नगर परिषद और नगर निगम में टिकटें गई है सर। मैं दोनों सर पंचायती राज, चले वो इंक्लूड कर, ठीक है, वो आपकी बात भी आ गई भाग सिंह जी, उसमें वो एक बार वो मैंने दोनों बात कह दी है। हाँ, मैं ठीक है, दोनों बात कह रहा हूँ, मैं ठीक है। पंचायती राज की नहीं कह रहा। हाँ। अब जो सरपंच का इलेक्शन है वो कभी भी टिकट पे नहीं हुआ, कि पार्टियां नहीं खड़ी हुई, कभी भी पॉलिटिकल लेवल पे नहीं होता था, वो गांव के लोग ही चुनते थे। बिल्कुल सही बात। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक आज ऐसा एजेंडा खड़ा कर दिया है कि वहां भी पॉलिटिकल बात हो गई है, बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस। तो ऐसी स्थिति पैदा करने का जो मैं श्रेय देता हूँ, भाईचारा बिगाड़ने का, ये भी मैं
जेजेपी और बीजेपी की सरकार को ही देता हूँ। दूसरी रही बात, आज जैसे अभी भाई साहब जो अभी ये दर्शक ने बात की कि सरकार क्या नहीं कर सकती, यदि इलेक्शन कराना चाहे तो कर सकती है, और महिलाओं को 50% में छूट दे के न जो आज देश की जो गांव की जो तरक्की रुक गई है, तो उसको जो काम रुक गए हैं, जो आज गांव में जो बुरा हाल है गांव की गलियों का, रोड फैसिलिटी का, तो आज कर सकते हैं। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार अपनी आंखें खोले और पंचायती राज के इलेक्शन जल्दी करें। भाग सिंह जी, केवल 10 सेकंड में आखिरी कमेंट, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती? मैंने अभी यही बात किया है कि सरकार चाहे क्या नहीं कर सकती। सरकार डेवलपमेंट कर सकती है, प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए काम कर सकती है, और बहुत क्षेत्रों में। लेकिन जहां न्यायपालिका की बात आ जाती है, बामल साहब वहां खुद बैठे हैं हाईकोर्ट के अंदर, कि चाहे कांग्रेस की सरकार है, क्या आप भी न्यायालय के मामलों में दखल दे सकते हैं? मैं भी इनका जवाब मैं ही बता देता हूं कि ये भी न्यायालय के मामलों में इस प्रकार का कोई दखल नहीं देंगे जिससे न्यायालय की अवमानना हो। क्योंकि माननीय न्यायालय के अंदर जब विचारधीन है और उन्होंने कह दिया कि आप पिछले इस पैटर्न पे तो नहीं आप करा सकते, पिछले पैटर्न पे चाहो तो करा लो, लेकिन हम व्यवस्था चाहते हैं, हिस्सेदारी और बराबरी पूरी देना चाहते हैं। मैं नगर पालिका नगर परिषद की बात नहीं की, वहां टिकटों पे चुनाव होते हैं, लेकिन पंचायती राज ना टिकटों पे हुआ सरपंची का, और ना ही भविष्य में कभी दिखता है। हाँ, नुमाइंदे कांग्रेस ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं, लेकिन टिकट नहीं दी जाती। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही पंचायतों के चुनाव हो और पंचायत भी जो रुके हुए विकास कार्य हैं धीमी गति से जो चल रहे हैं उसमें तेजी आए। बहुत बहुत शुक्रिया भाग सिंह दमदमा और रमेश बामल, आप दोनों ही का, आप हमारे साथ जुड़े और बड़े सधे हुए अपने अपने पक्ष आपने बड़े सधे हुए शब्दों में रखे। तो अब देखना है कि कब तक ये चुनाव होंगे, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक विकास अधर में कहीं ना कहीं लटका हुआ पंचायतों का रहेगा। तो इंतजार कीजिए और उम्मीद कीजिए कि जल्द ही चुनाव हो। दीजिए इजाजत, नमस्कार।